हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिजन। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। पर इससे पहले हम जो जो टॉपिक कर चुके हैं उनको एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए कि हम कौन सा टॉपिक कर चुके हैं और आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जो होता है वो 3 पदों में संपन्न होता है। पहला जो करवाया है अभी, निषेचन से पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा होता है निषेचन पश्चात। इसमें हम ये स्टार्ट कर चुके हैं निषेचन से पूर्व। निषेचन से पूर्व में 2 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला जो बताया उसका नाम है युग्मकों का निर्माण। नेक्स्ट दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण। इस टॉपिक के अंतर्गत फिर से 2 टॉपिक आपको बताए। चूंकि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो पौधों में युग्मकों के निर्माण से संबंधित 2 टॉपिक आपको पढ़ने थे तो मैं पढ़वा चुका हूं। एक नर युग्मकोद्भिद का निर्माण और दूसरा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। इसके अंतर्गत हमने टॉपिक पढ़ा कि परागकण किस प्रकार से बनते हैं। ये प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं कि एक परागकण में 2 नर युग्मक बनते हैं। उसी तरीके से मादा युग्मकोद्भिद के अंतर्गत भी हमने एक संरचना पढ़ ली, बनाना सीख लिया। भ्रूण कोश जो कि एक 7 कोश की है और 8 केंद्र की संरचना थी, जिसके अंदर भी एक मादा युग्मक होता है। तो हम युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंतर्गत 2 नर युग्मक होते हैं। क्लियर बेटा? अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इन सभी टॉपिकों की जो वीडियो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो की लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट अगला जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ये। चूंकि अब युग्मक बनाना हम सीख चुके हैं तो अब होगा युग्मकों का स्थानांतरण। और पौधों में युग्मकों के स्थानांतरण को बोलते हैं परागण क्रिया, यानी कि पॉलिनेशन। तो आज का टॉपिक आपका ये है जिसका नाम है परागण। चलिए देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आएंगे निषेचन और निषेचन पश्चात। आज का टॉपिक ये है, देखिए परागण, पॉलिनेशन। मेरे हिसाब से शायद सभी बच्चों को इसकी परिभाषा आती होगी कि परागण की परिभाषा क्या है। एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से, ध्यान से लाइन को सुनना, एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया ही कहलाती है परागण। मैं एक बार लिख देता हूं, जरा देखिए। एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर या इसका दूसरा नाम अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब इस प्रक्रिया को हम समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको इसके टाइप्स भी मिलेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ पौधों के बारे में बता रहा हूं, जरा देखिए। जैसे एक पौधा है, उस पर जो पुष्प लगे हैं उन पुष्प में पुंकेसर भी है यानी नर भाग भी है, दूसरा उसके पास स्त्री केसर भी है यानी कि मादा भाग भी है। केवल आपको छोटा सा ड्रॉ से समझा रहा हूं ताकि ये टॉपिक करना आपको बेहद इजी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक पौधा ऐसा है जिस पौधे पर जो पुष्प हैं ऐसे लगे हुए हैं जिसमें नर भाग और मादा भाग, नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ऐसे पुष्पों को बोला जाता है द्विलिंगी, या आप उभयलिंगी लिख सकते हो, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला प्लांट,
नेक्स्ट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिस पर लगने वाले जो पुष्प हैं उनमें केवल आपके पाए जा रहे हैं पुंकेसर यानी केवल नर भाग। इसके अलावा इसी पौधे पर कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल और केवल पाया जाता है स्त्री केसर वाला पार्ट, स्त्री केसर वाला पार्ट। क्लियर? तो चूंकि आप देख रहे हो एक पुष्प में एक ही भाग है, इस कारण ऐसे जो पुष्प होते हैं वो पुष्प कहलाते हैं एकलिंगी। क्लियर बेटा? इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जरा देखिए इन दोनों पौधों को अगर देखा जाए तो इन दोनों पौधों में, इस पौधे में भी नर भाग और मादा भाग एक ही पौधे में, बस वो दोनों एक पुष्प में है। इसको अगर देखा जाए तो यहां भी नर भाग और मादा भाग एक ही पौधे पर है, भले ही वो अलग अलग पुष्प में है। तो ऐसा कोई भी पौधा जिसमें नर भाग और मादा भाग एक ही पौधे पर प्रेजेंट हो तो ऐसे पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं द्विलिंगाश्रयी, या इसी को दूसरा नाम बोल सकते हैं हम उभय लिंगाश्रयी। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं यहां आप मोनोसियस। क्लियर बेटा? ध्यान से, मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि सिंगल प्लांट पर ही दोनों नर भाग और मादा भाग पाए जाते हैं। अब जरा इनकी कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें द्विलिंगी पुष्प लगे हुए हैं, कुछ उदाहरण देखिए जरा। गुलाब, सूरजमुखी, सरसों, मटर, टमाटर, सेब और आम, इसके अलावा एक और गुड़हल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पौधों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अब जरा इन पौधों की भी बात कर लेते हैं कि इनके कुछ एग्जाम्पल, इनकी भी बात कर लेते हैं। ये मैंने इसके एग्जाम्पल करवा दिए आपको। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपके आते हैं कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे जिन्हें कद्दू वर्गीय कुल भी बोला जाता है, कुकुरबिटेसी कुल। अब कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं जरा देखिए, जैसे लौकी, खीरा, तुरई, ककड़ी, कद्दू, इसके अलावा तरबूज, इसके अलावा खरबूजा, इसके अलावा करेला, इसके अलावा टिंडा, इसके अलावा परमल। ये बहुत सारे पौधे हैं और ये सारे के सारे जो पौधे हैं होने को तो ये द्विलिंगाश्रयी हैं, लेकिन इन पौधों पर जो पुष्प लगते हैं वो लगते हैं आपके एकलिंगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब कुछ पौधे और बात करते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिस पर लगने वाले जो पुष्प हैं, और आप देख रहे हो इन दोनों ही पुष्पों में जो मैंने बनाए हुए वो है आपके पुंकेसर। अब इसी के जाति के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिस पर पाया जाता है केवल और केवल स्त्री केसर। बेटा ये केवल ड्रॉ मैंने आपको प्लांट के पुष्प के बारे में समझाने के लिए बनाए ताकि ये परागण की क्रिया करना आपके लिए बेहद इजी हो जाए। तो जरा देखिए, अब इन दोनों को भी अगर देखा जाए तो इन पौधों पर भी जो पुष्प लग रहे हैं वो पुष्प कैसे हैं? एकलिंगी। लेकिन इन पौधों पर एक ही पौधे पर दोनों भाग नहीं है, यानी दोनों भाग अलग अलग हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें लगने वाले जो पुष्प हैं नर जन्नांग और मादा जन्नांग अलग अलग होते हैं, ऐसे पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एक लिंगाश्रयी, यानी एक पौधे पर एक। और इसकी इंग्लिश होती है डायोसियस। ये इंग्लिश से कंफ्यूज मत होना, जैसे कि देखो यहां द्विलिंगाश्रयी पे मोनोसियस लिख रहा है, मोनो का मतलब एक पर ही, नेक्स्ट डायो का मतलब दो अलग अलग पर। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से ये मैंने करवाया। इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं। ऐसे पौधे जो एक लिंगाश्रयी होते हैं उनके देखिए जरा, जैसे कि पपीता है, जैसे कि सहतूत है, जैसे कि खजूर, इसके अलावा एक और जिसका नाम है बेलिसनेरिया। बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा जब परागण की क्रिया पर, तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल आपके लिए करवाऊंगा। तो मैंने आपको
परागण की क्रिया स्टार्ट की और इसकी परिभाषा बताई। जब एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होता है वही कहलाता है परागण। अब इस परागण को अच्छा खासा समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ पौधे बनाए और उन पौधों पर उपस्थित जो पुष्प हैं उनके बारे में आपको समझाया। जैसे कि एक पुष्प जिस पर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। ऐसे ही एक पौधा जिस पर केवल एक लिंगी, पर वो दोनों ही होते हैं, नरजन्नांग वाला भी और मादा जन्नांग। तो ऐसे पौधे जिन पर नरजन्नांग और मादा जन्नांग एक ही पुष्प या अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो कहलाते हैं द्विलिंगाश्रयी मोनोसियस कहलाते हैं। पर ऐसे पौधे जिन पर लगने वाले जो पुष्प होते हैं वो एक एक अलग अलग होते हैं, नरजन्नांग अलग पुष्प पर और मादा जन्नांग अलग अलग पुष्प पर। तो ऐसे जो पौधे कहलाते हैं वो एक लिंगाश्रयी पुष्प पौधे कहलाते हैं, जिन पर लगने वाले जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लिंगी पुष्प कौन कौन से पौधों पर लगते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक लिंगी पुष्प एक लिंगाश्रयी पौधों पर भी लगते हैं। इसके अलावा एक लिंगी जो पुष्प है वो द्विलिंगाश्रयी पौधों पर भी लगते हैं। तो अब आगे सीखिए कि अब टॉपिक यह है कि परागण होना क्यों जरूरी है। तो बेटा परागण की क्रिया होगी तभी बीज का निर्माण हो सकता है, यानी परागण बीज बनने की क्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। वो बात अलग है कि कुछ पौधों में एक संरचना, एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसका नाम है अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन नॉर्मली पौधों में अगर बीज का निर्माण होगा तो बीज के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसका नाम है परागण, क्योंकि जब तक परागण की प्रक्रिया होगी नहीं तब तक पौधों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी और बीज का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये भी आपने सीखा। इसके अलावा एक चीज और सीखिए कि अगर पौधों में परागण की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए कुछ बाह्य साधन या बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। कहने का मीनिंग कि एक पुंकेसर के परागकोश से परागकणों को दूसरे पौधे तक, जैसे आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग पौधे हैं, तो दूसरे पौधों तक लेकर कौन जाएगा, तो इसके लिए कुछ बाह्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, जल या वायु, ये सब कुछ हो सकते हैं और ये बाह्य साधनों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी पौधों में बाह्य साधनों की आवश्यकता हो। जैसे कि जरा इसको देखिए, इसमें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनके जो पुंकेसर हैं और उनका जो परागकोश है वो स्त्री केसर के बहुत करीब होता है, इसलिए इनको बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए टॉपिक पर अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परागण के प्रकार। टॉपिक है परागण के प्रकार। देखिए बेटा, परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो परागण है उसका नाम है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट दूसरा जो परागण है उसका नाम है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए बेटा एक एक करके करते हैं। जैसे कि आप परागण की परिभाषा देख चुके हैं, एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ पौधे बता दिए थे, तो उन पौधों संबंधित दोबारा से हमको एक बार पौधे, यहाँ पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्वपरागण। उसके लिए देखिए जरा, अभी कुछ देर पहले एक पुष्प जिस पर ये द्विलिंगी, ऐसे ही एक पौधा मैंने बनाया जिस पर जो पुष्प लगे हुए थे वो लगे हुए थे एक लिंगी, लेकिन दोनों नर व मादा के। जैसे कि ये है पुंकेसर, पुंकेसरी पुष्प, और ये है स्त्री केसरी पुष्प। क्लियर? और ये पुष्प है आपके एक लिंगी। ध्यान से सीखना बेटा, एक एक परिभाषा को ध्यान से। कुछ मैंने उदाहरण भी यहाँ आपको लिखे थे, एक बार मैं फिर से उन उदाहरणों को लिख देता हूं।
द्विलिंगी पुष्प के जो उदाहरण लिखे, एक लिखा था गुलाब, सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी, नेस्ट, इसके अलावा मटर, सेब, आम, टमाटर। ऐसे मैंने बहुत सारे द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखे थे। ऐसे ही मैंने यहां पर भी आपको कुछ उदाहरण लिखे थे। इसमें लिखे थे मैंने कुकर बिटेसी कुल के पौधे। कुकर बिटेसी कुल के पौधों में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखे थे। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से मैंने उदाहरण लिखे हैं। मैंने लिखे थे लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, तुरई, नैस, इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, कद्दू, नैस, इसके अलावा टिंडा, इसके अलावा परमल। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको कुकर बिटेसी कुल के पौधे में लिखे थे। साथ ही कुछ उदाहरण और अलग से लिख देता हूं। कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि है अंजीर, जैसे कि है अरंडी, जैसे कि है मक्का, इसके अलावा है नारियल। चलिए बेटा, एक चीज और याद रख लीजिए। हाँ, मैंने ये और बताया था कि ऐसे पौधे जिन पौधों में द्विलिंगी और एकलिंगी एक ही पौधे पर हैं, यानी कि एक ही पौधे पर नर भाग भी है और मादा भाग, तो उन पौधों को मैंने बोला था आपके लिए द्विलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रय भी बोल सकते हो, और इसकी इंग्लिश मैंने आपको लिखी थी मोनोसियस। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पौधे द्विलिंगाश्रयी जिनमें एक एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, पुंकेसरी और स्त्री केसरी, ऐसे पौधों में नॉर्मली नर पुष्प जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और जो मादा पुष्प होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब जरा ध्यान से परिभाषा सीखना। परागण की आप सीख चुके हो, परागण के प्रकार कर रहे हैं, जिसमें पहला है स्वपरागण। ध्यान सीखना। इधर देखिए स्वपरागण की परिभाषा कि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। फिर से सुनो, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। फिर जरा देखो, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण। एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? स्वपरागण। तो इस आधार पर समझ गए होंगे कि स्वपरागण एक प्रकार का नहीं है, स्वपरागण दो प्रकार का है, जिसमें पहला है जिसका नाम है स्वयुग्मन, और दूसरा जो है उसका नाम है सजात पुष्पी परागण। इसको बोलते हैं ऑटोगैमी और इसको बोलते हैं जटोनोगैमी। अब एक एक करके सीखना। सबसे पहले हम सीखते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन जरा देखिए, और ये कैसे है? एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही कहलाती है स्वयुग्मन। तो यानी कि स्वयुग्मन जो पाया जाता है वो पाया जाता है किन पुष्पों में? द्विलिंगी पुष्पों में। जैसे उदाहरण दुनिया भर के यहां लिखे हुए। तो इन सभी पौधों में आमतौर पर कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण का प्रकार वो कौन सा? स्वयुग्मन। नेक्स्ट अगला देखिए, दूसरा है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में देखिए, एक पुष्प के परागकणों का उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सजात पुष्पी परागण जटोनोगैमी। अब यहां पर आपको एक चीज, जैसे कि एग्जांपल तो पहले जान लीजिए कि ये सजात पुष्पी परागण किसमें पाया जाता है? कुकुरबिटेसी कुल के सभी पौधों में। इसके अलावा अंजीर, अरंडी, मक्का, नारियल, इन सभी पौधों में कौन सा परागण पाया जाता है? सजात पुष्पी परागण। तो कल को अगर एग्जाम्पल ऐसे आया कि स्वपरागण का कौन सा उदाहरण है, तो ये सारे के सारे स्वपरागण के हैं, ये भी सारे के सारे किसके ही हैं?
स्वपरागण। लेकिन अलग से पूछा गया स्वयुग्मन के उदाहरण तो वो केवल ये है, और अगर सजात पुष्पी के पूछे तो ये है। तो इन सभी पौधों में स्वपरागण पाया जरूर जाता है, लेकिन एक द्विलिंगी है तो उनमें स्वयुग्मन, एक लिंगी पुष्प वाले हैं तो उनमें पाया जाता है सजात पुष्पी परागण। अब जरा एक चीज देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि परागण की प्रक्रिया के लिए साधनों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी पौधों में परागण की प्रक्रिया के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता हो, यानी कीट, पक्षी, चमगादड़, चींटी या जल या वायु इनकी आवश्यकता हो। जैसे कि इनको देखिए कि जिन पौधों में स्वयुग्मन स्वपरागण पाया जाता है तो उनके जो पुंकेसर होते हैं वो पुंकेसर स्त्री केसर के जस्ट ऊपर, वर्तिकाग्र के जस्ट ऊपर होते हैं, इसलिए इनको किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सजात पुष्पी परागण में क्या है, सजात पुष्पी परागण जिन पौधों में पाया जाता है उनमें यह जो परागण है वो आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण ही है, आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण ही है, लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा इसको, लेकिन क्रियात्मक या कहूं तो मैं पारिस्थितिकी रूप से यह स्वपरागण नहीं है, यह है परपरागण। और परपरागण में आपको क्या मिलेगा, जब मैं अगला टॉपिक कराऊंगा उसमें यह मिलता है कि जब एक पुष्प के परागकण, जैसे कि ये पुंकेसर वाला पौधा, ये स्त्री केसर वाला, तो एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचता है तो यह कहलाता है परपरागण, और यहां पर किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। वैसे जरा यहां देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि जिन पौधों में सजात पुष्पी परागण पाया जाता है उसमें नर पुष्प ऊपर और स्त्री केसर जो पुष्प होते हैं वो नीचे होते हैं। तो अब यहां पर नर पुष्प जो होता है वो मादा पुष्प के करीब नहीं है, इसलिए यहां पर कई बार क्या नॉर्मली सजात पुष्पी परागणों में ऐसा ही होता है कि ये परागकण जो है वो स्त्री केसर तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो इनके लिए भी बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। तो आपको ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में लाइन है, आनुवांशिक रूप से तो ये स्वपरागण है क्योंकि एक ही पौधे में हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। इस कारण सजात पुष्पी परागण को हम कैसा भी बोलते हैं, क्रियात्मक या पारिस्थितिक रूप से इसमें परपरागण भी पाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपको परागण के प्रकार करवाए जा रहे हैं, जिसमें पहला करवा रहा हूं मैं स्वपरागण। स्वपरागण मैंने आपको बताया जब परागण की क्रिया एक ही पौधे में होती है तो वह है स्वपरागण, जिसके दो प्रकार स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। स्वयुग्मन केवल द्विलिंगी पुष्पों में और सजात पुष्पी परागण उन द्विलिंगाश्रयी पौधों में पाया जाता है जिसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग के अलग अलग पुष्प अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला आपका टॉपिक हुआ स्वपरागण। अभी ध्यान सुनना, अभी परपरागण नहीं है, कि अब आपके लिए टॉपिक है कि जिन पौधों में स्वपरागण पाया जाता है तो आखिरकार उनके पास ऐसे क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण वो केवल स्वपरागण ही कर पाते हैं, परपरागण नहीं। कोई तो ऐसी चीज होती होगी कि जिसके कारण उनमें ऐसे अनुकूलन डेवलप हुए कि वो केवल और केवल स्वपरागण करते हैं। तो अब हम वो कंडीशन बताएंगे आपको जिसके कारण इन पौधों में, जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे, इन पौधों में स्वपरागण ही पाया जाता है, परपरागण नहीं। तो जरा देखिए वो कौन कौन से अनुकूलन है। देखिए बेटा, अब मैं करवा रहा हूं कि जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण वो केवल स्वपरागण ही करते हैं। देखिए जरा, पहला अनुकूलन जिसका नाम है उभय लिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि उभयलिंगता में क्या चीज है कि जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें या तो पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, या फिर उनके जो पौधे हैं वो पौधे कैसे होने चाहिए, द्विलिंगाश्रयी। पहली कंडीशन तो यह है कि जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें या तो पुष्प द्विलिंगी हो
या फिर पौधा कैसा होना चाहिए, द्विलिंगाश्रयी। आपको याद है द्विलिंगाश्रयी में ये पौधा भी आता है जिसपे पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों के पुष्प पाए जाते हैं। तो ये है पहली कंडीशन। नेक्स्ट, इसके अलावा दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन जो है उसका नाम है समकालपक्वता। अब इसका मीनिंग क्या है? समकालपक्वता का मीनिंग है कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर या कहूं तो परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। परागकोश एवं वर्तिकाग्र का एक ही समय पर परिपक्व होना। देखिए जैसे कि अभी आपको एक द्विलिंगी पुष्प है, इस द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर भी है और स्त्रीकेसर भी है। अगर ये दोनों अलग अलग टाइम पर परिपक्व होते हैं तो क्या इनमें स्वपरागण हो पाएगा? नहीं। तो पहली, अब दूसरी कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन ये है कि इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। ये भी ऐसा ही है कि अगर ये द्विलिंगाश्रयी जो पौधा है तो इसमें भी पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए, तभी इन पौधों में कैसा परागण हो सकता है? स्वपरागण हो सकता है। तो दो कंडीशन मैंने आपको करवाई, एक है उभयलिंगता, दूसरा है समकालपक्वता। और इससे पहले मैंने जितने भी उदाहरण आपको करवाए द्विलिंगी पुष्प के या उभयलिंगाश्रयी पौधे के जितने भी एग्जाम्पल करवाएं, उन सभी पौधों में या तो पुष्प कैसा था? द्विलिंगी, या पौधा कैसा था? द्विलिंगाश्रयी। नेक्स्ट, सभी पौधों में नॉर्मल जितने मैंने लिखे, नेक्स्ट कुकुरबिटेसी कुल के पौधे लिखे, अंजीर, अरंडी, मक्का, नारियल। इसके अलावा द्विलिंगी में भी लिखे थे मैंने गुलाब, गुड़हल, सरसों। जितने भी मैंने उदाहरण लिखे थे सभी उदाहरणों में भी क्या पाया जाता है? समकालपक्वता, जिसके कारण इनमें कौन सा ही परागण पाया जाता है? स्वपरागण। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताब में समकालपक्वता से रिलेटेड दो एग्जांपल और लिखे हुए हैं। मैं दो एग्जांपल और लिख रहा हूं। एक है जिसका नाम है गुलब्बास, जिसे मिराबिलिस जलापा के नाम से भी जाना जाता है, मिराबिलिस जलापा। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण और दे रखा है जिसका नाम है सदाबहार, कैथेरेंथस। तो ये दो उदाहरण आपके समकालपक्वता के अंतर्गत लिखे हुए हैं। पहला है गुलब्बास, दूसरा है सदाबहार। गुलब्बास के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुलब्बास के पौधों में जो पुंकेसर पाए जाते हैं, उन पुंकेसरों के पुतंतु जो होते हैं वो स्त्री केसर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका जो परागकोश होता है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के जस्ट ऊपर आ जाता है। तो इसके कारण जब परागकोश फटता है तो परागकण जो है वो सीधे वर्तिकाग्र के ऊपर ही गिर जाते हैं। तो कंडीशन यही है कि पौधे में अगर स्वपरागण होता है तो उन पुष्पों में समकालपक्वता यानी एक ही समय पर परिपक्व होने की प्रक्रिया पाई जानी जरूरी है। तो मैंने आपको दो अनुकूलन करवा दिए, पहला उभयलिंगता, दूसरा करवा दिया मैंने समकालपक्वता। एक और उदाहरण है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट तीसरा है जिसका नाम है अनुन्नयमिलता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। अब जरा इसके बारे में सुनिए कि ये क्या है। ऐसे पुष्प जो जीवन में कभी नहीं खिलते हैं, ऐसे पुष्प जो जीवन में कभी नहीं खिलते। अब जब पुष्प खिलेगा ही नहीं तो उसमें स्वपरागण ही हो सकता है। तो ऐसे पुष्प जो जीवन में कभी नहीं खिलते हैं, ऐसे पुष्प कहलाते हैं अनुन्नयमिल पुष्प, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जैसे देखिए ये कोई एक पौधा है, इस पौधे पर एक पुष्प लगा हुआ है और इस पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर जो है वो पुष्प के अंदर ही बंद है, यानी कि ये खिला हुआ पुष्प नहीं है। अब जब ये पुष्प खिला हुआ नहीं है तो तुम देख सकते हो कि इसमें जो परागण की क्रिया होगी वो कौन से ही परागण की क्रिया होगी? स्वपरागण। अब जरा इनके बारे में सीख लीजिए।
कि इसके कुछ उदाहरण देखिए जो आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। जैसे कि एक उदाहरण है बायोला, इसका एक नाम और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सामान्य पान सी। इसके अलावा एक उदाहरण और जिसका नाम है कोमेलाइना, इसका एक नाम और लिखा हुआ है कनकोवा। इसके अलावा एक उदाहरण और जिसका नाम है ऑक्जेलिस। तो मैंने आपको 3 प्लांट ऐसे बताए जिन पर लगने वाले जो पुष्प होते हैं वो जीवन में कभी नहीं खिलते हैं, इस कारण उनमें केवल कौन सा ही परागण पाया जाता है, स्वपरागण। अब चीज और सीखिए कि देखो बेटा, जब ये पुष्प जीवन में कभी खिलते ही नहीं है तो क्या लगता है कि ये पुष्प कैसे होंगे? ये पुष्प रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन और साइज में कैसे होते हैं? ये पुष्प छोटे होते हैं। अब एक चीज और याद कर लीजिए, बेसिकली जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन और छोटे ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें कौन सा अपनी तरफ कीटों और पक्षियों को आकर्षित करना है, इस कारण जिन पौधों में स्वपरागण ही पाया जाता है उनके पुष्प रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन और छोटे ही पाए जाते हैं। अब चीज सीखना बेटा ध्यान से कि एनसीईआरटी की लाइन में यह है कि जो पौधे पर पुष्प लगे हुए अनून्य मील, उनमें क्या है कि जब परागकोश परिपक्व होगा तो परिपक्व होने के बाद परागकोश फटेगा और परागकोश से जो परागकण है वो निकल कर किसके संपर्क में आ जाएंगे? वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाएंगे और परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन यदि आप किसी हायर क्लास की, बीएससी क्लास की किताब देखो तो उसमें क्या मिलेगा कि जिन पौधों में अनून्य मील पुष्प पाए जाते हैं, ध्यान सुनना, जिन पौधों में अनून्य मील पुष्प पाए जाते हैं उनके जो पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर का जो परागकोश वाला भाग होता है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के बिल्कुल संपर्क में होता है। साथ ही साथ जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकण बन जाते हैं, तो परागकोश फटते नहीं है। परागकोश के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं वो परागकण अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर जो परागनलिका बनती है वो परागनलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में प्रवेश कर जाती है। यानी कि जो पुष्प कभी खिलते ही नहीं तो उनके परागकोश भी नहीं फटते, उल्टा परागकोश के अंदर ही परागकण अंकुरित होकर सीधा वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। पर एनसीईआरटी की किताब में यह है कि इनके परागकोश फटते हैं और फटने के बाद परागकण जो है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तीसरे नंबर के अनुकूलन में आपको क्या मिला? हम करवा क्या रहे हैं आपको? हम ये करवा रहे हैं कि जिन पौधों में स्वपरागण पाया जाता है उनमें ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं कि वो परपरागण नहीं केवल स्वपरागण ही करते हैं, जिसका तीसरा अनुकूलन था अनून्य मील था। और क्या क्या इसमें बता दी? ऐसे पुष्प जो जीवन में कभी नहीं खिलते अनून्य मील पुष्प कहलाते हैं। अब जो जीवन में कभी खिलता ही नहीं है तो उसके परागण किसी अन्य पुष्प पर तो जाएंगे नहीं, इसके कारण उनमें कौन सा ही परागण पाया जाता है? स्वपरागण। कुछ आपको उदाहरण भी मैंने लिख दिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की क्लास में, एनसीईआरटी की बुक में कोमेलाइना के बारे में कुछ और लिखा हुआ है। जरा देखिए कि कोमेलाइना के जो पौधे होते हैं उनकी ऊपरी जो शाखाएं होती हैं, उनकी ऊपरी शाखाओं पर जो पुष्प पाए जाते हैं वो पुष्प जो होते हैं वो खिले हुए होते हैं, खिले हुए। और नीचे के जो शाखाएं होती हैं तो नीचे की शाखाओं पर जो पुष्प पाए जाते हैं वो पुष्प खिले हुए नहीं होते, यानी कि वो पुष्प कैसे होते हैं? अनून्य मील पुष्प होते हैं। तो जो खिले हुए पुष्प होते हैं तो खिले हुए पुष्पों को बोला जाता है उन्मील्य। तो ध्यान रखना बेटा, कोमेलाना में 2 तरह के पुष्प हैं, ऊपरी शाखाओं पर उन्मील्य यानी खिले हुए पुष्प और निचली शाखाओं पर अनून्यमील्य यानी जो कभी खिलते नहीं है। अब जो खिलते नहीं है उनमें तो परागण कौन सा ही होगा? स्वपरागण। लेकिन जो पुष्प खुलते हैं, जो खिलते हैं, अब उनमें या तो परागण कौन सा पाया जा सकता है? परपरागण। ध्यान कंडीशन सुनना बेटा कि इनमें तो स्वपरागण ही होगा अनून्य मील्य में, लेकिन उन्मील्य में स्वपरागण हो सकता है लेकिन तब जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही टाइम पर परिपक्व हो। और अगर पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक टाइम पर परिपक्व नहीं हुए तो इनमें कौन सा परागण पाया जाएगा? परपरागण। इसके अलावा एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है कि उन्मील्य जो पुष्प होते हैं उनमें बीज का निर्माण परागण क्रिया के बिना भी होता है। अब एक बात बताइए बेटा,
जब परागण की क्रिया होगी ही नहीं तो निषेचन कैसे होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण कैसे। तो एक टॉपिक जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे उसका नाम है अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। तो कहने का मीनिंग यह है उन्मूल पुष्प में स्वपरागण भी हो सकता है, स्वपरागण भी हो सकता है, लेकिन तब जब आपके पुंकेसर स्त्रीकेसर एक ही टाइम पर परिपक्व हो, या फिर उनमें परपरागण भी पाया जा सकता है, या फिर ये परागण की क्रिया के बिना भी किसका निर्माण कर सकते हैं, बीज का निर्माण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है अनिषेक बीजता। तो ये कॉमन नाम है, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। इसके पास उन्मील पुष्प भी होता है और अनुन्मील पुष्प भी होता है। तो इस तरीके से स्वपरागण से संबंधित अनुकूलन, पहला उभयलिंगता, दूसरा समकाल्पकता और तीसरा अनुन्मीलता, ये टॉपिक हुए आपके खत्म। अब करते हैं कि जिन पौधों में स्वपरागण पाया जाता है उसके क्या तो लाभ होते हैं और क्या उनकी हानियां होती हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट है स्वपरागण के लाभ। तो जरा देखिए क्या लाभ है स्वपरागण के। देखिए बेटा, एक तो इस प्रकार के परागण में परागण क्रिया के असफल होने की संभावना, असफल होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि इसे परागण क्रिया एक ही पौधे में होती है, तो संभावना ना के बराबर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट दूसरा, इस प्रकार के परागण में बाहरी माध्यम या साधनों की आवश्यकता, जिसको आप बोल सकते हो परागण अभिकर्ता, या इंग्लिश में कहें तो एजेंट्स, यानी कि कीट, पक्षी, चमगादड़, किसी भी साधन की आवश्यकता इनमें नहीं होती। इसके अलावा इस प्रकार के परागण क्रिया में अधिक परागकणों की भी आवश्यकता नहीं होती, अधिक परागकणों की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा और देखिए लाभ, इस प्रकार के स्वपरागण में जो हम कर रहे हैं परागण, तो स्वपरागण की प्रक्रिया में जातीय शुद्धता या कह लो लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इनमें परागण की क्रिया एक ही पौधे में हो रही है, यानी कि निषेचन की क्रिया एक ही पौधे में हो रही है, जिसके कारण उनमें लक्षण कंजर्व हो जाएंगे, यानी उनमें जाति की शुद्धता बनी रहेगी। इनसे उत्पन्न जो बीज होंगे और बीजों से उत्पन्न जो पौधे होंगे वो पौधे कैसे ही होंगे, समयुग्मजी होंगे। क्लियर बेटा। तो ये हुए इनके कुछ लाभ। नेक्स्ट इनकी कर लेते हैं कुछ हानि। मैं इधर करवा देता हूं, इधर देख लीजिए, स्वपरागण से हानि। अब हानि क्या है, देखिए पहली हानि जैसे कि यहां बताया गया कि इनमें जाति की शुद्धता तो बनी रहती है, यानी लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है। तो इसके कारण अब चूंकि एक ही पौधे में निषेचन की प्रक्रिया है, तो नई जातियों या कहूं तो नई किस्मों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया इनमें एक ही पौधे में हो रही है, तो इसलिए इनमें नई जाति या नई किस्मों का निर्माण नहीं होगा। दूसरा, अगर निरंतर स्वपरागण होता चला गया तो जो अगली पीढ़ियां हैं वो अगली पीढ़ियां कमजोर होती चली जाएंगी, कमजोर होती चली जाएंगी। होगा क्या कि स्वपरागण से उत्पन्न होने वाले जो पौधे होंगे उन पौधों में जैसे कहूं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा यह हो सकता है कि निरंतर स्वपरागण होते रहने से उनमें आगे चल के कभी अंतः प्रजनन ही ना हो, तो यह भी इनमें हो सकता है।
इसके अलावा और चीज बहुत सारी ऐसी हानियां, जैसे आपको कितनी हानियां मैंने करवा दी, नई जातियों का निर्माण नहीं होगा, अगली पीढ़ियां कमजोर होती चली जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाएगी, यानी कि उनमें आगे चल के कभी अंत प्रजनन नहीं होगा। तो ये हुई इस तरीके से इसकी हानि और लाभ। और इस तरीके से आपका एक टॉपिक जो हम कर रहे हैं परागण में एक टॉपिक आपका हो चुका है कवर, जिसका नाम था स्वयं परागण, जिसके अंतर्गत हमने स्वयं युग्मन और सजात पुष्पी परागण कर लिया। इसके अलावा हमने स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, उभयलिंगता, समकाल्पकता, अनुन्य मेलता विद एग्जांपल्स के साथ समझ लिए। और लास्ट हमने कर लिया स्वयं परागण के लाभ और स्वयं परागण से हानि। तो आज की क्लास में आपने केवल कौन सा टॉपिक समझा है? स्वयं परागण। नेक्स्ट अगली क्लास में जो हम टॉपिक समझेंगे उसका नाम है पर परागण। थैंक यू।